एक लड़का अपनी प्रेमिका से 10 बरस के बाद मिलता है। तब तक वह लड़की एसडीएम बन चुकी होती है। एसडीएम अपने केबिन में अपने ऑफिस में बैठी होती हैं, तभी वो लड़का अपनी फरियाद लेकर के जाता है, अपनी समस्या को लेकर के उन एसडीएम के पास जाता है और एसडीएम से अपनी सारी समस्या को सुनाता है। तभी वो एसडीएम उस लड़के को पहचान लेती हैं, क्योंकि वो लड़का ऑटो चलाता था और पहचान लेती हैं कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती थी वही लड़का है। तब वो उसे अपने पास बिठा कर के पूछती हैं कि तुम अपने बारे में बताओ, आखिर क्या हुआ। फिर एसडीएम साहब भी अपने बारे में बताती हैं और उस ऑटो चालक लड़का से भी पूछती हैं। जब एक दूसरे को अपने दर्द भरी कहानी जब सुनाते हैं, अपने पिछले समय की जो एक दूसरे से अलग रहे थे उसके बारे में जब बताते हैं, वो कौन सी परिस्थिति से गुजरे, तो एक दूसरे की आंखें भर आती हैं और एक दूसरे से लिपट करके रोने लगते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, ये है मेरठ की। मेरठ में एक परिवार था, जो एक लड़की जिसका नाम सोनी था। सोनी अपने माँ बाप के साथ रहती थी और सोनी के पिता पुलिस में थे। वो उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो चुका था और उनकी माँ सरकारी टीचर थी। वो मेरठ में ही कॉलेज में पढ़ाया करती थी। सोनी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन सोनी की दोस्ती एक दिनेश नाम के लड़के से हो गई और उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी तरह से चलने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनी की जो प्रेम कहानी थी वो आगे बढ़ती चली गई। इस बारे में सोनी की माँ को भी पता चल गया कि हमारी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है। तब सोनी की माँ ने फ़ोन करके अपने पति को बताया, जो लखनऊ में पोस्टेड थे, कि सोनी किसी लड़के से प्रेम करती है। अब ये लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी और ये हमारी बेइज्जती समाज में करा देगी। ये सुनकर के सोनी के पिता सोनी से बात करते हैं और कहते हैं कि सोनी, तुम लखनऊ आ जाओ और मैं तुम्हें यहीं पर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगा और तुम यहीं पर रह करके पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना। तब सोनी वैसे तो बहुत मना करती है कि पिताजी, हमें वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी के साथ मैं रहती हूँ, मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है, मैं अच्छे से रह रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन सोनी के पिता एक भी बात नहीं मानते और सोनी से अपने पास आने के लिए जिद करते हैं। तब सोनी राजी हो जाती है और फिर एक दिन अपने प्रेमी दिनेश को बुलाती है और कहती है कि दिनेश, अब मुझे तुमसे बिछड़ करके जाना होगा, क्योंकि मेरे पिता मुझे अपने पास बुला रहे हैं और वहीं पर रख कर के मेरी पढ़ाई करवाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे पिता को और हमारी माता के लिए हमारी प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया, किसी ने बता दिया है, इसी वजह से हमारे पिताजी हम पर ज़्यादा प्रेश दे रहे हैं। सोनी जो होती है 2 दिन के बाद में अपने पिता के पास लखनऊ चली जाती है और वहाँ सोनी दिनेश से फ़ोन पर बात करती है और काफ़ी प्रेम कहानी उनकी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन सोनी अपनी पढ़ाई तो करती है, एक स्कूल में एडमिशन भी ले लेती है कॉलेज में, लेकिन दिनेश से बात करना नहीं मानती। फिर सोनी के पिता जो इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमारी लड़की दिनेश से ही प्रेम करती है और उससे बात करना नहीं मानती। तब उन्होंने लखनऊ में एक अच्छा हैसियत वाला घर देखा, जो लड़का प्रॉपर्टी डीलर था जिसका नाम वीरेंद्र था, उसके साथ में अपनी लड़की सोनी का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिन के बाद में सोनी का जब रिश्ता तय हो जाता है, सोनी को पता चलता है कि हमारे पिताजी ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है, तो सोनी मना करती है कि पिताजी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और तुमने मेरे पूछे कैसे रिश्ता तय कर दिया, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती, मैं कुछ पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ूँ, आपका नाम रोशन करूँ और फिर समाज में नाम रोशन करूँ। लेकिन उसके पिता सोचते हैं कि ये गलत लाइन में पड़ चुकी है, इसलिए इसका विवाह करना सही है और वो एक भी बात उसकी नहीं मानते और उसका विवाह कर देते हैं। उसके बाद में सोनी का विवाह जब वीरेंद्र के साथ हो जाता है और वीरेंद्र के घर पर अच्छी तरह से सोनी रहने लगती है और फिर उनकी शादी को 3 महीना बीत जाते हैं। लेकिन वीरेंद्र जो होता है वो अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ज़्यादातर रहता है। 2-4 दिन के बाद जब घर लौट करके आता है, कभी कभी रात में 2 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, टाइम से कभी भी वो घर नहीं आता है वीरेंद्र। और इधर सोनी परेशान रहती है कि आखिर करूं तो करूं क्या, क्योंकि ये
मुझे ना तो पत्नी वाला प्रेम दे रहे हैं, ना ही मुझे प्रेम से बोलते हैं, ना ही मेरा कोई ख्याल करते हैं। फिर वह सोनी अपने पति वीरेंद्र से एक दिन कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? ना तो तुम हमारी बात पूछते हो, ना हमारा कोई ख्याल करते हो, ना हमें कोई प्रेम करते हो, ना हमें प्यार देते हो जो मिलना चाहिए, हमेशा अपने से दूर रखते हो। जब तुम्हें दूर रखना था तो तुमने शादी क्यों की? वीरेंद्र कहता है कि मैं देखो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता हूँ, मुझे काम हर समय लगा रहता है और कभी रात दिन कुछ नहीं देखना होता है बिजनेस में, इसलिए तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत हो वो पैसा मुझसे ले लो। और घर पर ड्राइवर है, गाड़ी खड़ी है, तुम्हें कहीं शॉपिंग को जाना है, ड्राइवर को लेकर के शॉपिंग करके आ जाओ, कुछ लेना है, खरीदना है, जो कुछ भी करना है फुल सुविधा है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा इंतज़ार मत किया करो, मैं तो हमेशा लेट अवेयर चलता रहता हूँ। यह कहकर के वीरेंद्र वहाँ से चला जाता है और सोनी फिर अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि देखो वीरेंद्र हमारे साथ बाहर के व्यक्तियों जैसा व्यवहार कर रहा है, ना तो वो हमें पत्नी वाला प्रेम दे रहा है, ना हमको अपना समझ रहा है, ना तो टाइम से कभी घर आ रहा है। सोनी के सास ससुर समझाते हैं बेटा देखो घबराओ मती, सब कुछ सही हो जाएगा और तुम जैसा सोच रही हो कि वीरेंद्र कोई गलत कार्य करता है, बाहर रहता है किसी और के अफेयर में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रखी है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, बाहर जाता है, बिजनेस का सिलसिले में चलता रहता है हमेशा। सोनी रोती हुई अपने कमरे में वापस आ जाती है, लेकिन कुछ दिन धीरे धीरे इसी प्रकार से बीतता रहता है और 3 महीने के बाद में सोनी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वह अपने पति वीरेंद्र से कहती है कि देखो अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब तुम घर पर रहो, मेरी देख रेख करो और तुम बाप बनने वाले हो, कम से कम घर पर रह कर के हमारा ख्याल करोगे, केयर करोगे तो इस बच्चे के लिए मैं अच्छी तरह से जन्म दे सकूंगी। तब वीरेंद्र कहता है कि तुम घर पर रहो और बच्चे का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम्हें जो कुछ खरीदना है, जो कुछ करना है बस करती रहो, आराम से घर में रहो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर में नौकरानी है, नौकरों के द्वारा काम होता है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की, मुझे तो बहुत काम लगे हुए, अब मैं जा रहा हूँ। वीरेंद्र फिर भी इस बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर 5 दिन के बाद लौट करके आता है। 5 दिन के बाद जब लौट करके आता तब सोनी फिर उसी बात को अपने पति से कहती है, लेकिन वो सोनी की एक भी बात नहीं मानता है। तब सोनी को शक होता है कि आखिर जरूर कोई बात है कि ये हमसे इतना लगाव नहीं रख रहा है। सोनी एक दिन अपने पति वीरेंद्र का फोन जब चेक करती है तो उसमें एक प्रीति नाम की लड़की का नंबर सेव होता है, उससे व्हाट्सएप के द्वारा कई चैट किए हुए होते हैं, उससे घंटों बात की हुई डिटेल होती है और उस पर आई लव यू लिखा होता है। व्हाट्सएप में चैट के द्वारा अनेकों प्रकार की बातें लिखी होती हैं। तब वह समझ जाती है कि बस इसी कारण से हमारे पति हमसे लगाव नहीं रखते। फिर वह अपने पति से कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम किसी दूसरी लड़की के अफेयर में हो, इस वजह से तुम हमसे प्रेम नहीं करते। कारण क्या है? अगर तुम्हें हमें नहीं रखना है, नहीं पसंद हूं मैं, तो तुम बता दो मुझे, इसमें मुझे परेशान करने की क्या ज़रूरत है, मुझे दिक्कत देने की क्या ज़रूरत है। अब तो तुम पिता बनने वाले हो, तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि हम एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं, तो कम से कम घर पर रह करके अपनी बीवी बच्चों का तो ख्याल रखें। वीरेंद्र फिर भी सोनी की एक बात नहीं सुनता। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और फिर सोनी के एक लड़की जन्म लेती है। लेकिन वीरेंद्र जो जिस लड़की से प्रेम करता था, जिसका नाम प्रीति होता है, वो एक मकान लेकर के वहाँ रहते थे और उसी के साथ 4-4 दिन 5-5 दिन बिताता था और रात्रि में बहुत लेट आता था। घर पे तो केवल नाचारे के लिए आता था और फिर अपनी प्रेम का गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ चला जाता था। ये बात सोनी ने बहुत दिन बर्दाश्त की और एक बच्ची जब उसके गोद में आ गई तो उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, वीरेंद्र हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल केयर नहीं करता, वो किसी दूसरी लड़की के अफेयर में पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें, घर में अकेले कैसे रहें। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटी चलो देखते हैं कि तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा है तो तुम मेरे पास चली आओ। इसी समय सोनी अपने वस्त्रों को एकत्र करती है, अपने सामान को बांधती है, पैक करती है और अपने पिता के यहाँ लखनऊ चली जाती है और फिर वह अपनी बच्ची को पालती है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है, पढ़ाई को नहीं छोड़ती।
धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 3-4 साल के बाद में उसका तलाक हो जाता है, उसके पति वीरेंद्र से उसका तलाक हो जाता है। अब सोनी अकेली पढ़ाई करती है और अपने बच्ची को देखती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और फिर वह पढ़ाई करते करते इतनी पढ़ाई करती है कि वो एसडीएम पद पर नियुक्त हो जाती है। फिर एसडीएम बनने के बाद में कभी गोरखपुर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो 2 साल वहाँ रहती है। उसके बाद में कानपुर ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर कानपुर के बाद में फिर लखनऊ ट्रांसफ़र होता है। वहाँ से जब उसका ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद के लिए हो जाता है, फिर वह गाज़ियाबाद में सिलेक्ट हो जाती है और वह अपने रूम पर रह करके अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से करती है। इधर दिनेश अपना रोजगार चलाता है, जो उन्हीं का जो प्रेमी था पहले उससे छूट गया था। अब इधर दिनेश ने कई ऑटो को खरीद करके चलाता था, सभी लोगों को किराए पर अपने टेम्पुओं को यानी ऑटो को उठाता था और उनसे भाड़ा लेता था। इस प्रकार से वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करने लगा था। एक दिन दिनेश अपनी शिकायत लेकर के उन्हीं एसडीएम साहब के पास पहुंचा, जो महिला एसडीएम अपने केबिन में बैठी हुई थी। तो उसने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्योंकि दिनेश अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था। तब उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, जो महिला एसडीएम बैठी हुई थी, क्योंकि दिनेश 10 सालें बीत चुकी थी, उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन महिला है। ये तो सोच रहा था कि इनके लिए मैंने कहीं देखा है, जरूर कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि उनके एक बच्चा हो चुका। 10 साल के बाद शक्ल बहुत बदल जाती है। पहले एक साधारण प्रेम का थी, अब वो एसडीएम पद पर है। तो दिनेश इस बारे में नहीं सोच रहा था कि वही हमारी प्रेम का ये एसडीएम है। जो सोनी जो होती हैं वो उस दिनेश को अनुमान लगा रही थी कि इसकी आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है, आखिर कौन है। तब वो कहती हैं कि तुम यहाँ चेयर पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ और अपनी सारी समस्या बताओ कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, मास्क हटा लो। दिनेश जब मास्क हटाता है और कहता है कि मेरा नाम दिनेश है और मैं ऑटो चलाता हूं और मेरे पास बहुत सारे ऑटो रिक्शा हैं जो मैं लोगों को भाड़े पर उठाता हूं, उनका रोजगार भी चलता है, मेरा भी रोजगार चलता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पुलिस वाले हमसे हफ्ता मांगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, हम परेशान हैं, अब करें तो करें क्या। ये बात जब दिनेश की वो एसडीएम सुनती हैं तब कहती हैं कि तुम्हारा नाम दिनेश है, ऐसा तो नहीं कि मेरठ में तुम मेरे साथ पढ़ते थे वही दिनेश तो नहीं हो। ये बात जब दिनेश सुनता है तो कहता है कि तुम सोनी हो। एसडीएम कहती है हाँ मैं वही सोनी हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी और हम तुम्हारे बीच में तुम्हारे बीच में प्रेम संबंध था, लेकिन तुम आजकल कैसे हो, तुमने अपना विवाह कर लिया और कैसे तुम्हारी लाइफ चल रही है। तब दिनेश कहता है कि मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है, मेरे घर वाले काफ़ी प्रयास करते हैं कि विवाह कर लो, लेकिन मैं तो हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि मैंने पहली बार जीवन में जिससे प्रेम किया और वही लड़की जब हमको नहीं मिली तो फिर मैं अब विवाह नहीं करूँगा। ये सुनकर के एसडीएम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचती हैं कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती थी वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि 10 साल बाद भी मैं नहीं मिली, अब भी मुझसे वो प्रेम कर रहा है। और एक मेरा पति जिसके घर पर मैं रह रही थी, जिससे शादी की थी, उसके लिए एक दिन का टाइम नहीं था मुझे प्रेम करने के लिए। तब एसडीएम कहती हैं कि पुलिस जो तुमको परेशान करती है, हफ्ता मांगती है, उसकी टेंशन तुम छोड़ दो। आज के बाद कोई पुलिस वाला तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज शाम को तुम मेरे आवास पर आओ, वहीं बैठ करके बात करते हैं। दिनेश शाम के लिए एसडीएम के आवास पर जाता है और फिर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं। तब एसडीएम बताती हैं कि मेरे पिता ने मेरी ज़बरदस्ती शादी लखनऊ में कर दी थी, लेकिन वो मेरा पति था, वो मुझे टाइम नहीं देता था, किसी और लड़की के अफेयर में पड़ा हुआ था, इसलिए हमारे बीच में तलाक हो गया। ये सुनकर के दिनेश खुश हो जाता है कि ये भी अपने घर से अलग है और फिर अब मैं यहाँ पर रह करके पढ़ाई कंटिन्यू की और रह करके मैं एसडीएम पद पर नियुक्त हो गई, अब तुम्हारे सामने हूँ। दिनेश कहता है बहुत अच्छा हुआ कि आप इस पोस्टिंग पर आ गई, लेकिन मैं भी आजकल अपना बिजनेस कर रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए महीने में कमा लेता हूँ। सोनी कहती है अच्छा हुआ इतने दिन बाद हमारी पुनः मुलाकात हो गई।
तब दिनेश कहता है कि देखो, मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना 10 साल पहले करता था। आज भी तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में उतनी है, उतना ही प्रेम है। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे पुनः प्रेम करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। तब वो सोनी एसडीएम कहती है कि देखो, मुझे इस बारे में दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। दिनेश कहता है कि प्रॉब्लम क्या है? एसडीएम कहती है प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 3 साल की एक बच्ची है, बस यही प्रॉब्लम है। दिनेश कहता है इसमें प्रॉब्लम किस बात की है? तुम्हारी बच्ची है, समझो मेरी बच्ची है, और आज के बाद मैं उसे पिता का नाम दूंगा, क्योंकि तुम जितनी प्रिय मेरे लिए हो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, उतना ही प्रेम अपनी बच्ची से करूँगा, और फिर तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तब सोनी इस बात से सहमत हो जाती है और अपने पिता को फ़ोन करके कहती हैं कि पिताजी, जो मैं पहले जिस लड़के से प्रेम करती थी, वो लड़का मुझसे इतना प्रेम करता था, पहले आपने मेरी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी करा दी, लेकिन वो लड़का अब मुझको मिल गया है, उसने मेरे इंतजार में अभी भी शादी नहीं की है और वो मुझे अपनाना चाहता है। तो उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते, कहते कि बेटी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा तुम कर सकती हो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। फिर सोनी अपने पिता की और अपने परिवार वालों की आज्ञा मान करके दिनेश के साथ शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद अपने आवास पर जाकर के तीनों लोग रहने लगते हैं और अच्छे से अपना बिजनेस कार्य और नौकरी करने लगते हैं। दिनेश अपनी पत्नी एसडीएम के साथ और अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं और बड़ी अच्छी तरह से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का मकसद केवल इतना था कि इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार की परिस्थितियां, घटनाएं घटती रहती हैं, अनेकों प्रकार की परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे सोनी अगर विवाह होने के बाद पढ़ाई छोड़ देती या फिर टूट जाती, अपने पति से तलाक होने के बाद वो पढ़ाई ना करती, तो वो एसडीएम ना बनती, और एसडीएम ना बनती तो हो सकता था कि वो अपने पहले प्रेमी से नहीं मिलती। उसकी जीवन में अब पुनः अपने प्रेमी से मिलकर के खुशियां लौट आई हैं और वो अच्छी तरह से अपने प्रेमी, अपने पति के साथ रहने लगी है। तो आशा करेंगे कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी तो हम इसी प्रकार से अच्छी अच्छी कहानियों की वीडियो हम आपको देते रहेंगे, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।